back to my channel. My name is Ratika Gupta and guys, topic for today is who can pledge. Guys, as a general rule, only the owner or a person authorized by him in that behalf can pledge. But there are certain exceptions to this concept. So guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please subscribe to my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with this concept. Today we'll be discussing 5 important exceptions to a general rule. Guys, the general rule is that an owner, just like a contract of bailment, मैंने आपको bailment में भी बताया था कि bailment में भी bailment वही कर सकता है जो true owner होता है, right? Similarly, in a contract of pledge also, जो owner होगा किसी भी commodity का, किसी भी good का, movable property का जो owner होगा, which forms the subject matter of contract of pledge, वही इंसान क्या कर सकता है, pledge कर सकता है. या फिर अगर उस इंसान ने बीइंग द ट्रू ऑनर किसी और इंसान को अथॉरिटी दी है इन हिज बिहाफ कि मेरी जगह आप प्लेज कर दो, वो इंसान क्या कर सकता है, प्लेज कर सकता है. इट मीन्स एज अ जनरल रूल ओनली द ऑनर और अ पर्सन एक्सप्रेसली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ कैन प्लेज. बट गाइज देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस रूल. एक्सेप्शंस का मतलब अब क्या होगा कि आप ऑनर नहीं हो फिर भी आप प्लेज कर सकते हो, और बड़ी बात है कि अगर आप प्लेज करोगे तो वो वैलिड प्लेज होगा. सो ये एक्सेप्शंस को हम स्टडी करेंगे गाइज. अब ये एक्सेप्शंस बेसिकली क्यों आई, जनरल रूल से एक्सेप्शंस क्यों निकल के आई गाइस, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट मोर ऑफन देन नॉट, बहुत बार क्या होता है कि एक इंसान जिसको एक्सप्रेसली अथॉरिटी नहीं है प्लेज करने की, अगर वो प्लेज करता है, बहुत बार क्या होता है कि इस इंसान के एक्ट के कारण किसी थर्ड पार्टी के राइट्स इंटरवीन हो जाते हैं. देयर इज एन इंटरवेंशन ऑफ राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी एंड दैट थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ विदाउट नोटिस ऑनेस्टली एंड फॉर कंसिडरेशन. इसीलिए उन थर्ड पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए विच हैव बीन इंटरवीन, क्योंकि थर्ड पार्टी की कोई गलती नहीं है. थर्ड पार्टी को ये पता ही नहीं था कि जिस इंसान ने प्लेज किया है प्लेजर बन के उसको तो अथॉरिटी ही नहीं है और वो ऑनर नहीं है, इस चीज़ का थर्ड पार्टी को नहीं पता था. सो अ पॉइंट विच इज टू बी बोर्न इन माइंड वाइल विल बी स्टडिंग ऑल दीज एक्सेप्शंस इज दैट जो थर्ड पार्टी होगी, यहाँ पे आई हैव ड्रॉन दिस स्मॉल डायग्राम फॉर यू, जो थर्ड पार्टी होगी दैट पार्टी विल बी एक्टिंग इन गुड फेथ. गुड फेथ मीन्स इनोसेंटली, ऑनेस्टली, विदाउट नोटिस एंड फॉर कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न. इसीलिए थर्ड पार्टी का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा और इसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए विच हैव बीन इंटरवीन, कोर्ट क्या करता है, एक्सेप्शंस को निकाल के लेके आता है. एक्सेप्शंस मतलब अगर आप ऑनर नहीं भी हो तो आप प्लेज करोगे और वो प्लेज वैलिड प्लेज होगा. यहाँ पे गाइस क्या होगा, इस इलस्ट्रेशन में जो हम डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स में ये स्मॉल इलस्ट्रेशन आपके काम आएगी. यहाँ पे दिस पर्सन इज द ट्रू ऑनर, ये ऑनर है उन गुड्स का, लेकिन इस इंसान ने इस इंसान को क्या किया था, गुड्स की पोजेशन दी थी. अब आप देखो प्लेज में, आपको मैं बैकग्राउंड समझा देती हूँ कि प्लेज में क्या होता है, देयर इज ऑलवेज अ डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, राइट. इस इंसान ने क्या किया, बीइंग द ट्रू ऑनर, इस इंसान ने दूसरे इंसान को गुड्स क्या कर दी, उसकी पोजेशन में रख दी, प्लेज कर दी. लेकिन इस इंसान ने आगे गुड्स को प्लेज कर दिया जबकि इसको अथॉरिटी नहीं थी कि आप प्लेज कर सकते हो. ये इंसान सब प्लेज नहीं कर सकता था, इसको अथॉरिटी नहीं थी एक्सप्रेसली, ना तो ये ऑनर है, यानी कि एज अ जनरल रूल या तो ऑनर प्लेज कर सकता है या फिर जिस इंसान को अथॉरिटी दी है ऑनर ने वो प्लेज कर सकता है. बट हर एक सिचुएशन जो हम स्टडी करेंगे यहाँ पे ये इंसान ना तो ऑनर है और ना ही ऑनर ने इसको एक्सप्रेसली अथॉरिटी दी है प्लेज करने की, फिर भी वो प्लेज कर सकता है और जब वो करेगा वो वैलिड प्लेज होगा. उसका सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि थर्ड पार्टी के राइट्स इंटरवीन हो चुके हैं, थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, इसीलिए थर्ड पार्टी का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा. सो गाइज इन सिचुएशंस में इस इंसान को हम प्लेजर कहेंगे और ये प्लेजी होगा, राइट. ये प्लेजर होगा और ये प्लेजी होगा. जो प्लेजर होगा इन इलस्ट्रेशंस में वो प्लेजर ऑनर नहीं होगा, ही विल बी समबडी अदर देन ऑनर एंड समबडी अदर देन expressly authorized by the owner in that behalf. I hope guys आपको समझ आ चुका है. So beginning with the first important exception which is pledge by a mercantile agent, which is section 178 of the Indian Contract Act. Guys section 178 clearly talks about mercantile agent. अगर mercantile agent pledge करता है तो वो एक valid pledge होगा. इस पॉइंट को ध्यान से समझना गाइस. mercantile agent is a term which has not been defined anywhere in the Indian Contract Act. It's a term which is taken which has taken its meaning from the Indian Sale of Goods Act. Indian Sale of Goods Act में mercantile agent की आपको definition देखने को मिलती है और यहाँ पे mercantile agent वही agent है जो वहाँ पे Indian Sale of Goods Act 1930 में defined है. So guys, according to Sale of Goods Act 1930, mercantile agent is nobody but a business agent. मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है, बिजनेस एजेंट होता है. और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है गाइस कि मर्केंटाइल एजेंट बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्सन बीइंग अ मर्केंटाइल एजेंट उसके पास 4 अथॉरिटीज होती हैं जो इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती हैं.
Guys, I'm talking about implied authorities. It means he has a right to sell goods, he has a right to buy goods, he has a right to consign goods, and he also has a right to pledge goods. Guys, the point to be noted is that कि ये सारी authorities implied authorities हैं. It means अगर आपने बोल दिया mercantile agent, तो आपको mercantile agent और business agent सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि इसके पास implied authorities हैं. किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है. बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्सन बीइंग अ मर्केंटाइल एजेंट, इसके पास 4 ऑलरेडी इम्प्लाइड अथॉरिटीज हैं जो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिख रखी है कि मर्केंटाइल एजेंट होगा ही वो इंसान जिसके पास अथॉरिटी होगी, इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी टू सेल गुड्स, टू बाय गुड्स, टू कंसाइन गुड्स एंड टू प्लेज गुड्स. हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है? प्लेज. वी आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज. अब गाइस होता क्या है कि मर्केंटाइल एजेंट बाय वर्च्यू ऑफ अ पर्सन बीइंग अ मर्केंटाइल एजेंट, ही हैज एन इम्प्लाइड अथॉरिटी कि वो प्लेज कर सकता है, वो कर सकता है. बट गाइज बहुत बार क्या होता है, सेक्शन 178 क्लियरली बोलते हैं कि बहुत बार क्या होगा, जो ऑनर होगा यानी कि जो ये इंसान होगा, ऑनर ऑफ द गुड्स, जो ट्रू ऑनर होगा, बहुत बार वो क्या करता है, अपने मर्केंटाइल एजेंट को, बिजनेस एजेंट को बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है एज पर द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आप मर्केंटाइल एजेंट हो, आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है कि आप प्लेज भी कर सकते हो. इट मीन्स आप गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रख सकते हो और पैसा जो है वो आप मनी रेज कर सकते हो. वो बोलता कि आई नो दैट यू कैन प्लेज, बट मैं आपको एक्सप्रेसली मना करता हूँ कि आप प्लेज नहीं कर सकते. ऐसा होता है कि बाय वर्च्यू ऑफ अ पर्सन बीइंग अ मर्केंटाइल एजेंट हम समझ लेते हैं कि ये प्लेज कर सकता है. बट जो ट्रू ऑनर होता है, बहुत बार उसका प्रिंसिपल, ऑनर मीन्स द प्रिंसिपल हियर, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्रिएट होता है. तो बहुत बार ऐसा होगा कि प्रिंसिपल मर्केंटाइल एजेंट को, बिजनेस एजेंट को मना कर देता है. मना कर दिया मतलब अब जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है वो क्या होगी, एक्सप्रेस अथॉरिटी होगी. आपके जो प्रिंसिपल है उसने एक्सप्रेसली आपको मना कर दिया कि मुझे पता है कि आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी तो है कि आप प्लेज कर सकते हो, बट आप बाय करो, आप सेल करो, आप कंसाइन करो, पर आप प्लेज नहीं कर सकते. तो कई बार प्रिंसिपल जो है वो एक्सप्रेसली मना कर देता है. बट गाइस सेक्शन 178 बोलते हैं कि अगर एक इंसान मर्केंटाइल एजेंट है और वो अपने ट्रू ऑनर यानी कि जो प्रिंसिपल है उसके कंसेंट के साथ, कंसेंट यहाँ पे मतलब क्या है, सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंसेंट शुड बी अ फ्री कंसेंट, इट शुड बी अ वैलिड कंसेंट. तो सेक्शन 178 क्लियरली बोलते हैं कि इफ अ पर्सन इज अ मर्केंटाइल एजेंट, इट मीन्स वो बिजनेस एजेंट है जिसके पास अथॉरिटी है टू सेल गुड्स, टू बाय गुड्स, टू कंसाइन एंड टू प्लेज गुड्स, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है. अगर वो एक मर्केंटाइल एजेंट, बिजनेस एजेंट अपने प्रिंसिपल यानी कि जो ट्रू ऑनर है, जो हु हैपन्स टू बी द प्रिंसिपल इन दिस केस, उसके फ्री और वैलिड कंसेंट के साथ पोजेशन ऑफ गुड्स में है. सपोज ये ऑनर है, इसके पास, ही इज द ऑनर ऑफ सर्टन गुड्स, इसने क्या किया, अपने मर्केंटाइल एजेंट को कुछ गुड्स की पोजेशन दे दी, यानी कि उसने प्लेज कर दिया. प्लेज भी आपको पता है 2 तरीके का होता है, इधर एक्चुअल डिलीवरी और बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. सो बी इट पोजेशन ऑफ गुड्स इन एक्चुअल और बी इट अ डीओटी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. आई एक्सप्लेन यू प्रीवियसली कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के थ्रू भी अगर आप प्लेज करते हो तो वो एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी होती है, वो भी एक वैलिड प्लेज होता है. तो सेक्शन 178 क्लियरली बोलते हैं कि अगर एक मर्केंटाइल एजेंट है, अगर एक बिजनेस एजेंट है और वो ट्रू ऑनर हु हैपन्स टू बी द प्रिंसिपल इन दिस केस, उसके कंसेंट के साथ विच हैपन्स टू बी द ट्रू एंड वैलिड कंसेंट, अगर उसके कंसेंट के साथ वो किन्हीं गुड्स की पोजेशन में है, बी इट इन रियलिटी और बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, अगर वो उन गुड्स की पोजेशन में है तो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अकॉर्डिंग तो वो प्लेज कर सकता है. बट बहुत बार ऐसा होगा कि उसको मना किया होगा कि आप बाय करो, सेल करो, कंसाइन करो, बट आप प्लेज नहीं कर सकते. बहुत बार प्रिंसिपल मना कर देता है. बट डिस्पाइट प्रिंसिपल डिनाइंग हिम हिज राइट कि आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी है पर आप इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, अगर मना करने के बावजूद भी मर्केंटाइल एजेंट प्लेज करता है गाइज, वो भी एक वैलिड प्लेज होगा. बट पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि ही शुड हैव बीन एक्टिंग इन हिज कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आई विल बी टेलिंग यू ऑल ओवर अगैन. गाइज होता क्या है कि एक सिंपल लैंग्वेज में मर्केंटाइल एजेंट एक बिजनेस एजेंट होता है जिसके पास एक इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो 4 चीज़ें कर सकता है. सेल भी कर सकता है, यानी कि उसको प्रिंसिपल की अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप मेरे मर्केंटाइल एजेंट हो तो ये अंडरस्टूड है कि आप मेरे गुड्स को बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो अपने बिहाफ पे, अपने आप जैसे आपको ठीक लगता है, कंसाइन करो या प्लेज करो, आप कर सकते हो. बट बहुत बार ऐसा होगा कि मैं आपको, बीइंग योर प्रिंसिपल, मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप 3 चीज़ें करो लेकिन आप प्लेज नहीं कर सकते, मुझसे बिना पूछे आप प्लेज नहीं करोगे. इट मीन्स आपकी इम्प्लाइड अथॉरिटी को मैंने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मैंने आपको कहा कि आप प्लेज नहीं कर सकते, बाकी आप सेल करो, परचेज करो, जैसे आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो. बट मेरे मना करने के बावजूद भी आपने क्या किया, मेरे मना करने के बावजूद भी आपने क्या किया, किसी इंसान को प्लेज कर दिया, तो वो भी जो प्लेज होगा डिस्पाइट माई डिनाइंग, मैंने आपको डिनाई किया ऑफ योर इम्प्लाइड अथॉरिटी, मेरे मना करने के बावजूद भी अगर आप प्लेज करते हो तो वो भी एक वैलिड प्लेज होगा.
अगर इम्पॉर्टेंटली अगर आप मेरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हो एंड यू आर एक्टिंग इन योर कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट, कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट की मैं आपको इलस्ट्रेशन देती हूँ. सो गाइज फॉर एग्जाम्पल आई हैव सर्टन ज्वेलरी ऑफ माइन, मेरे पास कोई ज्वेलरी है मेरी. आई एम गोइंग आउट ऑफ माई विलेज फॉर अ मंथ, राइट, 1 महीने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ. मैंने क्या किया, अपने नेबर के पास गई, आई हैव गॉन टू माई नेबर और मैंने अपनी ज्वेलरी अपने नेबर को दे दी कि कीप इट इन योर कस्टडी फॉर अ मंथ, 1 महीने आप अपने पास इसको रख लो. अब गाइज यहाँ पे ही इज माई नेबर ऑल्सो एंड ही इज माई मर्केंटाइल एजेंट ऑल्सो. समझ लो कि वो मेरा मर्केंटाइल एजेंट भी है, वो मेरा बिजनेस एजेंट भी है और वो मेरा नेबर भी है. लेकिन जो मैंने अपनी ज्वेलरी उसको कस्टडी में रखने के लिए दी, इट वॉज नॉट इन हिज कैपेसिटी एज माई एजेंट, इट वॉज एज अ फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने उसको अपना नेबर समझा, अपना फ्रेंड समझा और उसको मैंने अपनी ज्वेलरी दे दी कि आप अपने पास 1 महीने के लिए रखो. इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को प्लेज कर सकता है, और अगर वो प्लेज करेगा तो वो इनवैलिड होगा. गाइस दैट प्लेज विल बी एन इनवैलिड प्लेज बिकॉज ही वॉज नॉट एक्टिंग इन हिज कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट. मर्केंटाइल एजेंट को आप मना करोगे, उसके बाद भी अगर वो प्लेज करता है तो वो वैलिड प्लेज होगा एज पर सेक्शन 178 प्रोवाइडेड ही मस्ट हैव बीन एक्टिंग इन हिज कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट. वो नेबर मेरा मर्केंटाइल एजेंट भी है और वो मेरा नेबर और फ्रेंड भी है, बट मैंने उसको जो ज्वेलरी दी थी इट वॉज इन हिज कैपेसिटी एज अ फ्रेंड ऑफ माइन, एज अ नेबर ऑफ माइन, नॉट इन हिज कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट. अगर मैं अपने मर्केंटाइल एजेंट समझ के उसको देती तो मैंने उसको मना किया था कि आप इसको प्लेज नहीं करोगे, फिर भी अगर वो प्लेज करता एज पर सेक्शन 178 वो एक वैलिड प्लेज होता. उसका रीजन क्या है, क्योंकि जिस इंसान को उसने प्लेज किया है उसकी तो कोई गलती नहीं है. ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, ही वॉज एक्टिंग ऑनेस्टली. उसे पता ही नहीं है कि जिस इंसान ने प्लेज किया है वो ऑनर ही नहीं है, उसको अथॉरिटी ही नहीं है प्लेज करने की. अगर सामने वाले को, थर्ड पार्टी को इसके बारे में पता है गाइस, फिर यहाँ पे केस डिफरेंट है. बट यहाँ पे मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया कि हर एक सिचुएशन में हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि थर्ड पार्टी इज इनोसेंट पार्टी. आई होप आपको समझ आ चुका है मर्केंटाइल एजेंट का पॉइंट. तो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि सबसे पहले ही शुड बी अ मर्केंटाइल एजेंट जिसकी कुछ इम्प्लाइड अथॉरिटीज होती हैं. इम्प्लाइड अथॉरिटीज हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ मर्केंटाइल एजेंट. बट अगर उसका प्रिंसिपल बीइंग द ऑनर ऑफ दोज गुड्स उसको एक्सप्रेसली मना करता है कि आप प्लेज नहीं करोगे, डिस्पाइट दैट फैक्ट अगर वो प्लेज करता है एज पर सेक्शन 178 वो वैलिड होगा. उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि गाइस राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन हो चुके हैं और थर्ड पार्टी का नुकसान होने दिया नहीं जाता अगर थर्ड पार्टी गुड फेथ में एंड फॉर कंसिडरेशन जो है वो बिहेव करती है. उसने तो क्या किया, प्लेज गिरवी रखा और लोन दिया. अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी गुड्स इसको दी, अपनी गुड्स की पोजेशन, या आप कह लो मैंने अपनी गडाउन की कीज दी इस इंसान को, इसने क्या किया, उसको आगे प्लेज कर दिया. तो जिस इंसान को उसने प्लेज किया उसने उसको लोन दिया, यानी कि सपोज मेरा डीओटी इस इंसान के पास है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इसने आगे प्लेज कर दिया. अब इसने प्लेज किया और इसके बदले वो 10,000 रुपीज़ ले गया. अब यहाँ पे थर्ड पार्टी की क्या गलती जिसने 10,000 रुपीज़ दिए. तो पॉइंट यहाँ पे आपको समझ आए कि जस्ट बिकॉज राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी हैव इंटरवीन्ड, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये एक्सेप्शन निकाली है कि चाहे वो इंसान ऑनर नहीं भी है, उसको अथॉरिटी भी नहीं मैंने दी, एक्सप्रेसली मना भी कर दिया, फिर भी उस इंसान ने प्लेज किया तो वो वैलिड प्लेज होगा प्रोवाइडेड ही वॉज एक्टिंग एज इन हिज कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट, नॉट एज अ फ्रेंड ऑफ माइन और अ नेबर ऑफ माइन, इन हिज कैपेसिटी एज अ मर्केंटाइल एजेंट एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता. कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अथॉरिटी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी होनी चाहिए और कोई मतलब नहीं होता कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का. आई होप गाइस आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेज बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही है कि ही शुड बी अ मर्केंटाइल एजेंट, ही मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ दोज गुड्स इन रियलिटी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो बट विद द कंसेंट ऑफ द ऑनर, यानी कि जो प्रिंसिपल है उसके वैलिड कंसेंट के साथ आपके पास वो चीज़ होनी चाहिए. आपका जो डीओटी है वो मेरे पास है, बीइंग यहाँ पे आप ऑनर हो, आपका जो डीओटी है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो मेरे पास है पर वो वैलिड कंसेंट है. अगर ये कंसेंट इसका वैलिड नहीं होगा, फ्रॉड होगा या कोवर्शन होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं गाइज. सो एक वैलिड कंसेंट के साथ, एक फ्री कंसेंट के साथ ऑनर की चीज़ आपके पास पड़ी है, उसने आपको मना किया कि अपने पास रखो पर इसको प्लेज नहीं करना, डिस्पाइट दैट फैक्ट आप उसको प्लेज करते हो तो वो वैलिड होगा प्रोवाइडेड यू आर एक्टिंग in your capacity as a mercantile agent and in due course of employment and provided this party is acting in good faith. This is all about pledge by a mercantile agent section 178. So guys, talking about second exception which is section 178A, इसमें क्या है, pledge by a person in possession under voidable contract. Guys, voidable contracts अगर आपको नहीं पता, you have to go and watch my video on section 19 and 19A of the Indian Contract Act. Voidable contracts वो contracts होते हैं, as the term itself indicates, are those contracts which are valid until and unless they are rescinded. जब तक आप उसको rescind नहीं करोगे, जब तक आप उसको cancel नहीं करोगे, वो perfectly valid हैं, वो void ab initio नहीं होते, they are voidable but they are valid until and unless they are rescinded.
अब आपको मैं इलस्ट्रेशन देती हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल गाइज, देर आर दीज 3 पीपल। मैं ऑनर हूँ ऑफ अ कार, आई एम एन ऑनर ऑफ अ कार वर्थ 4 करोड़ रुपीज़। क्या हुआ, ये इंसान आया मेरे पास, उसने कोवर्शन कमिट करी, दिस पर्सन कमिटेड कोवर्शन, यानी कि ही यूज्ड हिज फोर्स, ही थ्रेटेंड मी, और उसने क्या किया, मेरी 4 करोड़ की कार को मेरे को 2 करोड़ में लेके चला गया। यानी कि इसने क्या किया, कार ले ली वर्थ 4 करोड़ रुपीज़ और मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपीज़ दिए। अब इसको आप कॉन्ट्रैक्ट तो कहोगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट की सारी एसेंशियल्स इसमें पूरे हैं, इवन कंसिडरेशन भी है, वो फ्री में नहीं लेके गया, उसने मेरे को 4 करोड़ के बदले 2 करोड़ वो मुझे दे के भी गया। इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न भी है यहाँ पे, इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट द थिंग इज, क्योंकि इसमें कोर्शन का एलिमेंट है इसलिए वो वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल मीन्स इट इज़ वैलिड अनटिल एंड अनलेस इट इज़ रिसेंडेड। अगर मैं इसको कोर्ट में जाके रिसेंड नहीं करवाऊंगी कि मेरे साथ कोवर्शन हुई है, मेरी चीज़ मुझे वापस मिले, और मैं रेस्टिट्यूशन ऑफ बेनिफिट भी कर दूंगी, मैं उसका जो 2 करोड़ रुपीज़ है वो भी वापस कर दूंगी, बट प्रोवाइडेड मेरी 4 करोड़ की कार मुझे वापस दिलाई जाए। जब तक मैं ये काम नहीं करूंगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब गाइस हुआ क्या, इससे पहले मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करवाती, कोर्ट पे जाती, इस इंसान ने क्या किया, मेरी कार को आगे प्लेज कर दिया, प्लेज से भी सब प्लेज कर दिया। बेसिकली ये मेरी कार लेके गया और इसने क्या किया, इस कार को प्लेज कर दिया, और जिस इंसान को प्लेज करी उस इंसान से 3 करोड़ रुपीज़ ले लिए। अब गाइस आप यहाँ पे ये देखो कि इस प्लेज को, अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को, ये जो अपनी मेन ट्रांजैक्शन थी, इसको मैंने अभी रिसेंड नहीं करवाया, अभी उसको रिसेंड करवाना था। इट मीन्स जब तक मैं उसको रिसेंड नहीं करवाऊंगी तब तक वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बिफोर आई कुड गो टू द कोर्ट एंड रिसेंड इट, इस इंसान ने पहले ही उसको प्लेज कर दिया। अब गाइस इस इंसान ने इसको 3 करोड़ रुपीज़ दिए, थर्ड पार्टी ने कार को रख लिया वर्थ 4 करोड़ रुपीज़ और उसको 3 करोड़ दे दिए। थर्ड पार्टी की तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ। उसे क्या पता कि ये कार वो कोवर्शन करके लेके आया है और ये ट्रू ऑनर नहीं है कार का। थर्ड पार्टी को पता नहीं होना चाहिए कि इस इंसान के पास अथॉरिटी ही नहीं है प्लेज करने की। थर्ड पार्टी वाज एक्टिंग इन गुड फेथ। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी के राइट्स इंटरवीन हो चुके हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये इंसान ना तो ऑनर था कार का और ना ही मैंने उसको अथॉरिटी दी थी कि आप मेरी कार को जाके प्लेज करो, बट डिस्पाइट दैट फैक्ट ही प्लेज्ड इट, और उस प्लेज को हम वैलिड प्लेज बोलते हैं, जस्ट बिकॉज राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन हो चुके हैं। अब थर्ड पार्टी का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है कि अगर एक इंसान प्लेज करता है, प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे पर्सन कौन है, ये वाला इंसान जो प्लेजर होगा, प्लेजी को वो क्या करेगा, प्लेज करेगा। गाइस इफ यू रिमेंबर फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स, हमने एक केस भी डिस्कस किया था बहुत देर पहले, उस केस के भी फैक्ट्स काफी रेलिवेंट है। आई विल बी कोटिंग द फैक्ट्स ऑल ओवर अगेन हियर। उसमें क्या होता है, इफ यू रिमेंबर देयर वाज अ पर्सन, ही वाज अ रोग बेसिकली, ही वेंट टू अ फर्म ऑफ ज्वेलर्स, ज्वेलर शॉप पे जाता है और वो एक रिंग परचेज करता है। उसने कहा था कि माय वाइफ्स बर्थडे इज द फॉलोइंग डे, कि अगले दिन मेरी वाइफ का बर्थडे है, इसीलिए प्लीज मुझे ये रिंग अभी लेके जाने दो और मैं आपको पेमेंट बाय वे ऑफ चेक करता हूँ। उसने चेक भर दिया और पेमेंट कर दी एंड ही डिसअपियर्ड, बेसिकली वो चला गया। बाद में फर्म ऑफ ज्वेलर्स ने देखा कि चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका है, चेक बाउंस हो चुका है, एंड अब जब तक फर्म ऑफ ज्वेलर्स कुछ कर पाती, जो इंसान रिंग लेके गया था इन द नेम ऑफ मिस्टर जॉर्ज बॉलक, उसने कहा कि मैं मिस्टर जॉर्ज बॉलक हूँ, सो एंड सो इज माई एड्रेस। जॉर्ज बॉलक वॉज अ वेरी रिप्यूटेड पर्सन। तो जब फर्म ऑफ ज्वेलर्स ने डायरेक्टरी में एड्रेस वगैरह चेक किया, सब कुछ मैच कर गया और उनको लगा कि ठीक है ये इंसान जॉर्ज बॉलक ही है, और उन्होंने क्या किया, क्योंकि ही वॉज अ वेरी रिप्यूटेड पर्सन, और उन्होंने सोचा कि इस इंसान का जो चेक है वो डिसऑनर नहीं हो सकता, उसको रिंग ले जाने दी और चेक अपने पास रख लिया। बल्कि इन रियलिटी ही वॉज अ रोग, वो तो जॉर्ज बॉलक नहीं था। अब बिफोर द फर्म ऑफ ज्वेलर्स कुड डू एनीथिंग, उस इंसान ने क्या किया था, वो यहाँ पे है, उस इंसान ने क्या किया था, बिफोर द फर्म ऑफ ज्वेलर्स कुड डू एनीथिंग, वो गया और उस रिंग को पॉन ब्रोकर्स के पास ले गया। पॉन ब्रोकर्स के पास उस रिंग को प्लेज कर दिया और 350 पाउंड रुपीज इन द नेम ऑफ मिस्टर फोर्थ वो ले गया। अब गाइज यहाँ पे आप देखो क्या होगा कि जो पॉन ब्रोकर्स है उनकी क्या गलती, पॉन ब्रोकर्स कौन हुए, थर्ड पार्टी हुई। उनको तो पता ही नहीं है कि जो इंसान रिंग लेके आया है वो इस तरीके से फ्रॉड करके रिंग लेके आया है, अपनी आइडेंटिटी को कंसील करके रिंग लेके आया है। दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट, दे वर एक्टिंग इन गुड फेथ। तो हुआ क्या, यहाँ से ये इंसान ज्वेलर्स गया, ज्वेलर्स को बोला है मिस्टर जॉर्ज बॉलक, मिस्टर बॉलक, उसने अपना गलत नाम दिया, डायरेक्टरी में गलत एड्रेस दिया, और उसके बाद गया वो पॉन ब्रोकर्स के पास इन द नेम ऑफ मिस्टर फोर्थ, वहाँ पे भी गलत अपना नेम, अपनी आइडेंटिटी को कंसील किया, और वहाँ पे क्या किया, उस रिंग को प्लेज करके 350 पाउंड्स ले गया। अब जिस इंसान ने 350 पाउंड्स दिए, यानी कि थर्ड पार्टी ने, उनका नुकसान उन्हें नहीं दिया जाएगा, बिकॉज दे वर एक्टिंग इन गुड फेथ। उस केस में क्या हुआ, फर्म ऑफ ज्वेलर्स ने थर्ड पार्टी के खिलाफ केस फाइल किया था, दे स्यूड थर्ड पार्टी, और कोर्ट ने कहा था कि आप यहाँ पे थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑल्दो वी अग्री कि इट्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, लेकिन बिफोर दिस प्लेज, ये जो सब प्लेज होता है ना, ये इंसान बिफोर दिस थिंग टेक्स प्लेस, उसके पहले आपको वॉइडेबल करना होता है।
जस्ट लाइक इन द इलस्ट्रेशन पहले जो मैंने आपको दी, अगर आप उसको वॉइडेबल नहीं करते हो, इट इज क्योंकि इट इज वैलिड अनटिल एंड अनलेस इट इज रिसेंडेड। तो जब वो वैलिड था प्लेज, जो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था उसी टाइम के दौरान जो है वो सब प्लेज हो चुका है, आगे उसने प्लेज कर दिया था। इसीलिए क्या किया कोर्ट ने कहा कि फर्म ऑफ ज्वेलर्स कैन नॉट स्यू द थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी की तो खुद की कोई गलती नहीं है, दे वर एक्टिंग इन गुड फेथ। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि इट वॉज बेसिकली अ प्लेज विच वॉज कंसिडर्ड अ वैलिड प्लेज बाय दैट पर्सन, जॉर्ज बॉलोक, जिसने क्या किया था, फ्रॉड किया था ज्वेलर्स के साथ भी और पॉन ब्रोकर्स के साथ भी। इट वॉज अ प्लेज बाय अ पर्सन राइट इन पोजेशन, ही वॉज इन पोजेशन ऑफ दैट रिंग अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है। सेक्शन 178A टॉकिंग अबाउट थर्ड इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन विच इज pledged by a person with limited interest. It is section 179 of the Indian Contract Act. Guys, इसको मैं आपको एक illustration के साथ फिर समझाती हूँ। Limited interest का मतलब होता है कि मेरा interest full fledged नहीं है, मेरा खुद का कोई limited interest है। And a point to be noted is that guys, जो चीज़ मेरे पास नहीं है उस चीज़ की ownership मैं आपको नहीं दे सकती। ये मैंने शुरू से बताया, I have always told कि जो चीज़ जिस चीज़ की ownership मेरे पास नहीं है वो मैं आपको आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। Similarly, for that matter, कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैं आगे आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, राइट। अब गाइस होता क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसी इलस्ट्रेशन को हम लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ए बी एंड सी आर 3 पीपल। ए ने क्या किया, बी को एक गुड्स जो है वो प्लेज करी, राइट। ए ने क्या किया, बी को गुड्स प्लेज करी 5000 रुपीज़ की। ए ने क्या किया, बी को कार दी और बी ने उसको 5000 रुपीज़ दे दिए। ए का काम हो गया, दिस इज अ प्लेज। बी ने क्या किया, आगे सब प्लेज कर दिया, वो जो कार ए ने बी को दी थी बी ने आगे उसको प्लेज कर दिया और सी से 8000 रुपीज़ ले लिए। अब गाइस आप यहाँ पे देखो कि ए का कितना इंटरेस्ट है, ए का लिमिटेड इंटरेस्ट है अप टू 5000 रुपीज़। ए ने क्या किया, बी को कार दी, प्लेज कर दी और बी ने उसको 5000 रुपीज़ दिए। ए का इस पूरे ये जो इतनी सी ट्रांजेक्शन है इसमें ए का इस प्लेज में ए का कितना इंटरेस्ट हुआ, 5000 रुपीज़ का लिमिटेड इंटरेस्ट है। बी ने क्या किया, उसी कार को आगे प्लेज कर दिया और सी से 8000 रुपीज़ ले लिए। अब आप यहाँ पे देखो, कल को अगर बी यहाँ पे फ्रॉड कमिट करता है किसी भी तरीके से ए के साथ, अगर ए जैसे कि फर्म ऑफ ज्वेलर्स की मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर इसी तरीके से बी ने कोई भी फ्रॉड कमिट किया ए के साथ और ए कल को सी को स्यू करता है, सो गाइस व्हाट डू यू थिंक ए को सी को कितने पैसे देने होंगे? अब आप देखो कि ए जो है वो सी से कितने क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पे क्या, ए का खुद का लिमिटेड इंटरेस्ट है, ए ने क्या किया, बी को कितने दिए, बी ने ए को 5000 रुपीज़ दिए, राइट, और 8000 रुपीज़ इससे ले लिए। कल को कोई ऐसा फ्रॉड कमिट होता है, ये बोलते कि मेरा तो खुद का लिमिटेड इंटरेस्ट है इसमें, मेरे सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपीज़ हैं, तो आप मुझसे 5000 रुपीज़ ले लो, बट आपने तो जो सी ने तो बी को 8000 रुपीज़ दिए, वो जो रिमेनिंग 3000 रुपीज़ है वो जो ए है वो नहीं देगा सी को, वो सी बी से क्लेम करेगा। आर यू जस्ट गेटिंग इट? सी बोलेगा कि मेरा तो 8000 का नुकसान हुआ, बी ने प्लेज करा जबकि वो प्लेज करने के लायक नहीं था, बिकॉज ही वॉज नॉट द ऑनर, ना वो ऑनर था और ना ही आपने उसको क्या किया था, अथॉरिटी दी थी। ए ने बी को प्लेज किया, लेकिन ए ने बी को ये अथॉरिटी थोड़ी दी थी कि आप उसको सब प्लेज कर दो, बी ने ए को बताया नहीं और उसको आगे सब प्लेज कर दिया। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि कल को अगर ए अपनी कार को वापस लेके आना चाहता है तो सी क्या कहेगा कि मेरे 8000 रुपीज़ वापस कर दो, आपकी गाड़ी में आपको वापस कर दूंगा। बट ए सेज दैट आई हैव अ लिमिटेड इंटरेस्ट, मेरा खुद का लिमिटेड इंटरेस्ट है, जब मैंने बी से 5000 रुपीज़ लिए, हाउ कैन आई गिव यू 8000 रुपीज़? सो यही पॉइंट होता है कि ठीक है, बी ने क्या किया, कार को सब प्लेज कर दिया और सी से 8000 रुपीज़ ले गया। अब सी तो कहेगा ए को कि मुझे 8000 रुपीज़ चाहिए, आप कार ले जाओ। ए सेज टू सी, और ये बिल्कुल वैलिड चीज़ है कि मैं आपको सिर्फ 5000 रुपीज़ दूंगी, आई विल बी गिविंग यू 5000 रुपीज़, रिमेनिंग जो 3000 रुपीज़ है आपको बी से क्लेम करो। सिंस यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ प्लेज बाय अ पर्सन हैविंग अ लिमिटेड इंटरेस्ट। ए का खुद का यहाँ पे लिमिटेड इंटरेस्ट है अप टू 5000 रुपीज़, यानी कि जो चीज़ ए के पास नहीं है वो आगे कैसे दे सकता है? जब ए ने तो 8000 रुपीज़ बी से लिए ही नहीं तो वो 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा कहाँ से दे? लिमिटेड इंटरेस्ट का ये मतलब होता है कि मेरा खुद का लिमिटेड इंटरेस्ट है, मैं आपको उससे ज़्यादा दे नहीं सकती। आई होप गाइस आर गेटिंग इट। यहाँ पे यही सिचुएशन है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 ए बी सी से आपको समझना है, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ आ जाएंगे। ए का लिमिटेड इंटरेस्ट था अप टू रुपीज़ 5000, और वही चीज़ सेक्शन 179 बोलता है कि जो एक प्लेज होता है बाय अ पर्सन वो वैलिड प्लेज होगा, लेकिन इट विल बी वैलिड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अ पर्सन्स ओन इंटरेस्ट इन दैट एंटायर ट्रांजेक्शन। ए का खुद का 5000 रुपीज़ का ही लिमिटेड इंटरेस्ट है, तो इट विल बी वैलिड अप टू दैट एक्सटेंट ओनली, उससे ज़्यादा हम नहीं मांग सकते। बट राइट गाइज, थर्ड पार्टी का नुकसान कभी होने नहीं दिया जाएगा।
अभी मैं बार बार रिपीट करूँ कि थर्ड पार्टी का नुकसान होने नहीं दिया जाता बिकॉज थर्ड पार्टी एक्ट्स इन गुड फेथ। तो वही होगा यहाँ पे, सी का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। ए जो है वो सी को 5000 रुपीज़ देगा और अपनी कार ले जाएगा, जो बी ने सब प्लेज करी थी, जबकि बी को अथॉरिटी भी नहीं थी प्लेज करने की। लेकिन सी का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा, सी के जो 3000 रुपीज़ हैं वो बी से क्लेम करेगा और बी डिनाई नहीं कर सकता। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, और इसी को हम स्टडी करते हैं कि इट इज़ अ प्लेज बाय अ पर्सन विद लिमिटेड इंटरेस्ट। इसका तो खुद का लिमिटेड इंटरेस्ट था, इसने प्लेज किया, बट उस इंसान ने आगे सब प्लेज कर दिया। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है सेक्शन 179 कि किस तरीके से एक लिमिटेड इंटरेस्ट होता है एंड किस तरीके से एक प्लेज जो है वो वैलिड होता है अप टू दैट लिमिटेड इंटरेस्ट ओनली, राइट। एंड गाइस लास्ट बहुत ईजी रह चुके हैं 2 पॉइंट्स। These points basically, these 2 exceptions guys do not come under the Indian Contract Act। ये Indian Sale of Goods Act 1930 में आते हैं। यहाँ पे लिखा है pledge by a seller in possession after sale। ध्यान से देखना, these 2 points are just opposite of each other। यहाँ लिखा है कि pledge by a seller, एक seller pledge कर सकता है in possession after sale। अब गाइस यहाँ पे देखना, एक seller ने सेल कर दिया, seller after sale, सेलर ने सेल कर दिया। सपोज आई एम इन ऑनर ऑफ अ कार, मैंने वो कार आपको सेल कर दी। अभी तक हम रीड कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में कि सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी होती है, ये ट्रांसफर होती है ऑफ फिजिकल पोजेशन ऑफ गुड्स एंड नॉट दी ऑनरशिप। यहाँ पे कहते देखो, सपोज एक सेलर है, सपोज दिस पर्सन इज द सेलर, इस इंसान ने दूसरे इंसान को अपनी कार जो है वो सेल कर दी। अब कार सेल कर दी से मतलब है कि कार की ऑनरशिप उसने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। बट गाइस पोजेशन अभी भी किसके पास है, इसी इंसान के पास है। इस इंसान ने क्या किया, on 1st of January 2020 these two people they came in contact with each other, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और इस इंसान ने कहा कि बाय 10th of January 2020 मैं आपको क्या करूंगा, विद इन दीज 10 डेज इस कार की जो ऑनरशिप है वो आपके पास चली जाएगी। अब क्या हुआ, 2nd या 3rd of जनवरी 2020 के आसपास ही विद इन 1 to 2 डेज इस इंसान ने कार की जो ऑनरशिप है वो इसके नाम कर दी। अब कार इसकी हो चुकी है, बट अभी भी कार की पोजेशन इसी के पास है। दिस पर्सन विल कम सम डे एंड ही विल टेक द कीज एंड द कार, अभी भी वो इसके पास है। दो सेल हो चुकी है, इट मीन्स सेलर ने क्या किया, सेल कर दी है, कार की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है, बट पोजेशन अभी भी इस इंसान के पास है जब तक ये इंसान कार नहीं लेके जाएगा। अब गाइस एज अ जनरल रूल व्हाट हैपेंस इज कि जिस इंसान के पास ऑनरशिप नहीं है वो प्लेज नहीं कर सकता। जनरल रूल तो यही है कि जब आपने कार को सेल कर दिया इट मीन्स यू आर नो लॉन्गर द ऑनर, आप ऑनर भी नहीं हो। अब जो ऑनर बन चुका है उसकी आपने परमिशन भी नहीं ली कि मैं प्लेज कर दूं, बट डिस्पाइट दिस फैक्ट अगर आप प्लेज करते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट वो वैलिड प्लेज होता है, राइट। वही बात है, एक्सेप्शंस ही हैं और कोई बात नहीं है, सिर्फ हम एक्सेप्शंस को स्टडी कर रहे हैं कि जनरल रूल क्या होता है कि जो ऑनर है या तो वो प्लेज करेगा या एनीबडी ऑथराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ कैन प्लेज। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि ना तो वो ऑनर रहा क्योंकि उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी, और ना उस इंसान की उसने परमिशन ली कि मैं प्लेज कर दूं। बट जब तक ये इंसान अपनी गुड्स को लेने नहीं आएगा, अपनी कार को लेने नहीं आएगा, अगर विद इन दैट टाइम पीरियड ये इंसान हु हैपन्स नॉट टू बी द ऑनर बट मेयरली इन पोजेशन ऑफ दैट कार, राइट, तो वो इंसान क्या कर सकता है, आगे प्लेज कर सकता है एंड इट विल बी अ वैलिड प्लेज। और उसका रीजन अगैन क्या है कि जिस इंसान को प्लेज किया है, जो प्लेजी है, उसका तो कोई नुकसान, उसकी तो कोई गलती नहीं है और उसका नुकसान होने भी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए सिर्फ उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पूरे प्लेज को हमने कहा कि इट इज़ अ वैलिड प्लेज। सिमिलरली ये बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है, प्लेज बाय अ बायर इन पोजेशन बिफोर सेल। अब क्या हुआ कि एक बायर है, ही इज इन पोजेशन ऑफ अ गुड, राइट, ही इज इन पोजेशन ऑफ अ गुड बिफोर सेल। अब आपको पता है क्या हुआ कि सेल अभी होनी है, बायर मतलब खरीदने वाला। अब जो बायर है उसको पता है कि सो एंड सो कार मेरी हो जाने वाली है, ये इसकी ऑनरशिप मुझे मिलने वाली है। बट अनलाइक दिस पॉइंट अभी उसकी ऑनरशिप हुई नहीं, ही इज अ बायर, ही इज सर्टनली अ बायर ऑफ सर्टन कार, उसको पता है कि ये कार मेरी है, बट अभी भी उसने खरीदी नहीं, ऑनरशिप उसकी नहीं हुई, इट इज़ बिफोर सेल, अभी सेल से पहले ही इज़ मेयरली इन पोजेशन, उसको पता है कि ऑनरशिप मेरी होने वाली है बट अभी वो ऑनर नहीं है। अगर वो ऑनर नहीं है इट मीन्स वो प्लेज नहीं कर सकता। बट यहाँ पे भी क्या हुआ, अगर वो प्लेज कर देता है विदाउट द ट्रू ऑनर्स कंसेंट, वो भी एक वैलिड प्लेज होगा। आई होप गाइस आपको समझ आ चुका है। यहाँ पे भी बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है कि यहाँ पे आफ्टर सेल है, आप ऑनर बन चुके हो, लेकिन इसीलिए यहाँ पे आफ्टर सेल के लिए वर्ड सेलर यूज हुआ, बिफोर सेल के लिए वर्ड बायर यूज हुआ। आपने सेल कर दिया, इट मीन्स जो बायर है वो ऑनर बन चुका है। अब आप अगर एज अ सेलर अगर आप बेचोगे तो आप उसके ऑनर नहीं हो। सिमिलरली यहाँ पे अभी सेल हुई नहीं, बिफोर सेल, इट मीन्स अभी भी जो सेलर है वो कौन है, ट्रू ऑनर है। और अगर बायर उसको करता है, इट मीन्स अगर बायर उसको प्लेज करेगा तो वो एक तरीके से वैसे तो वैलिड नहीं होगा, बट सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने कहा कि इट विल बी अ वैलिड प्लेज एज फार एज राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन। राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी इंटरवीन हो चुके हैं, थर्ड पार्टी वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, इसीलिए उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है।
आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका है सेक्शन 178, 178A, 179, ये 3 प्रोविजंस हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एंड बाकी के 2 हमने इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट से लिए हैं. ऑल दीज clubbed together they act as exceptions to the general rule that owner can pledge. Either the owner or a person authorized by him in that behalf can pledge. इसमें हमने देखा कि mercantile agent कौन होता है यहाँ पे and how is he capable of pledging, right? यहाँ पे we talked about voidable contracts, right? With a case law Phillips versus Brooks. Here we talked about a person with limited interest with an illustration, guys. और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा before and after sale. It is quite easy. So guys, still if you have any doubt regarding this concept, please feel free to comment in the comment box. And guys, till then, keep learning, keep shining, stay safe and bye-bye.